नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 30 नवंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज टोटल देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन से संबंधित। जैसे देखो मेल स्टेरिलाइजेशन होता है जिसे बोलते हैं वेसेक्टोमी, और जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। लेकिन देखो पहले क्या होता था, वेसेक्टोमी का जो कंट्रीब्यूशन था वो ज़्यादा होता था स्टेरिलाइजेशन में, लेकिन आज के समय में ट्यूबेक्टोमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। तो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में किस प्रकार से जेंडर इनक्वालिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल फिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान से संबंधित। तीसरा आर्टिकल गाजा और इसराइल के बीच में जब से वार स्टार्ट हुआ है ना, काफ़ी एक्सपेंड हुआ है और ज़्यादा फर्दर एक्सपेंड होता है, तो इंडिया के इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले ना एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट है रिंग ऑफ गीजेज से संबंधित। जीजेस बोल दीजिए, गीजेस बोल दीजिए, अलग अलग यूके में यूएस में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो क्या है ये थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट? देखो ये एक स्टोरी पे बेस्ड है। एक बार ना एक चरवाहा था, भूकंप आया, एकदम से जमीन फटी, जमीन में छेद हो गया। वहां पे ना उस चरवाहे को एक अंगूठी मिली और उस अंगूठी को उस चरवाहे ने पहना तो वो ना इनविजिबल हो गया। इनविजिबल हो गया तो देखो अब ना गायब वो हो गया, तो उसने ना राजा का कत्ल कर दिया, राज्य को हड़प लिया। तो देखो इस स्टोरी के बेस पे ये थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट है। अगर ये रिंग आपको मिल गई, अगर आपके पास में इनविजिबल होने की पावर आ गई, तो क्या तब भी आप मोरली बिहेव करोगे? शायद नहीं। शायद कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके हाथ में अंगूठी लगी, वो गायब हुआ और फिर भी वो बिल्कुल मोरल तरीके से बिहेव करेगा और अंगूठी की पावर्स को यूज नहीं करेगा। अगर देखो ऐसा है तो फिर तो इसका मतलब संसार में मोरालिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। लोग तो बस डर से एज ए मोरल काम कर रहे हैं कि हाँ भाई, अगर मोरालिटी के साथ काम नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर ठीक ढंग से बिहेव नहीं किया तो फिर देखो इसके कंसिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे। अगर देखो मोरालिटी ही सब कुछ होती तो फिर लॉ लाने की आवश्यकता ही नहीं होती। कानून इसीलिए तो बनाया जाता है क्योंकि लोग मोरली बिहेव नहीं करते हैं। समझ गए? तो यहां पे ना 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक है एथिकल इगोइज्म। एथिकल इगोइज्म का मतलब ये है, ये किसी भी इंसान के लिए देखो नेचुरल है, किसी भी इंसान के लिए नेचुरल है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करे। एक तरफ एथिकल इगोइज्म है, दूसरी तरफ अल्ट्रुइज्म है। अल्ट्रुइज्म में क्या होता है? अल्ट्रुइज्म में इंसान ना काम करता है दूसरों की वेलबींग के लिए बिना खुद के इंटरेस्ट के। ये अल्ट्रुइज्म है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आपको ये रिंग मिल जाए, आपके पास में इनविजिबल होने की पावर आ जाए, तो फिर देखो आप क्या मोरली बिहेव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मान लीजिए इंटरव्यू का बोर्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या आंसर दोगे? दूसरा क्वेश्चन, आप एथिकल इगोइज्म में विश्वास करते हो या फिर अल्ट्रुइज्म में विश्वास करते हो? किस में विश्वास करते हो आप? तो बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। दो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल। अब टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल होता है जैसे कॉन्डम है, लेकिन परमानेंट जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है ना, परमानेंट बर्थ कंट्रोल, इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? पुरुषों में इस्तेमाल होता है वसेक्टोमी। वसेक्टोमी में क्या होता है? पुरुषों में यानी मेल्स में एक जो उनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं ना, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर बर्थ कंट्रोल हो जाता है। और महिलाओं में जब ऐसा प्रोसेस किया जाता है तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन और वेसेक्टोमी ये मेल स्टेरिलाइजेशन। और आजकल तो देखो
एक नया तरह का वसेक्टोमी चल रहा है, नॉन स्कैल्पल वसेक्टोमी, यानी ऐसा मेल स्टेरिलाइजेशन जिसमें सर्जिकल कट नहीं लगता, मिनिमल इन्वेसिव है। मतलब देखो, चीर फाड़ नहीं होता और एक एडवांस टेक्निक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रासेप्शन एंड परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड इसके टाइप्स हैं। जब देखो देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय आवश्यकता महसूस हुई थी कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उस समय फैमिली प्लानिंग के लिए ना एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था। शुरुआत में तो इस प्रोग्राम का मकसद था चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, लेकिन धीरे धीरे मेन प्राइमरी फोकस फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन ही हो गया। इसके बाद देखो यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग डेटा है। 1966 से लेके 70 के बीच में जो ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हुआ ना, उसमें देखो 80.5% जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो देखो मेल स्टेरिलाइजेशन का था। यानी 100 अगर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो रहे थे ना, तो 81 तो पुरुष करवा रहे थे, 100 में से 80 तो वेसेक्टोमीज हो रही थी। लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, धीरे धीरे देखो डिक्लाइन करता गया। अब ऐसा स्टेज आ गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा कहता है, 2015-16 का ये डेटा है, कि जितनी अभी ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हो रही है ना, उसमें 0.3% सिर्फ वेसेक्टोमी है। यानी मेल पहले जो ज्यादा स्टेरिलाइजेशन करवाया करते थे, आज के समय में ना के बराबर स्टेरिलाइजेशन मेल करवा रहे हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महिलाओं के ऊपर आ गई है। यानी आज के समय में ट्यूबेक्टोमी ज्यादा हो रही है। जबकि देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का सेक्शन 4.8, इसमें तो टारगेट रखा गया है कि मेल स्टेरिलाइजेशन का जो फ्रैक्शन है एटलीस्ट वो 30% तक लाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इतना ज्यादा देखो डिफरेंस है, कितने ट्यूबेक्टोमीज होती हैं, कितनी वसेक्टोमीज होती हैं। तो देखो यहां पे भी ना जेंडर बायस्डनेस काफी ज्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। ऐसे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 नहीं अचीव कर पाएंगे जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जो 2030 से पहले सभी महिलाओं और गर्ल्स को इंपावर करने की बात करता है। क्या ऐसे हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखो थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वेसेक्टोमी डे कब होता है, 3rd फ्राइडे ऑफ नवंबर, ये सब हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन राइटर इसके बाद जो पॉइंट बोलते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार जो मेल वेसेक्टोमी है उसकी संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है। एक सर्वे हुआ था मार्च 2024 में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। तो ना इस सर्वे में जब महिलाओं से पूछा गया कि स्टेरिलाइजेशन की जिम्मेदारी किसकी है, महिलाओं की या पुरुषों की, तो उनका यह मानना था कि स्टेरिलाइजेशन की जो जिम्मेदारी है ना, वो मेल्स की नहीं होनी चाहिए। उन महिलाओं का यह मानना था कि मेल्स को आप ना अनावश्यक रूप से अननेसेसरली उनके ऊपर बर्डन मत डालो, उनके वेजेस का नुकसान हो जाएगा, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हम खाली हैं। तो यहां पे देखो पहली तो बात, सोच ही मतलब महिलाओं की सोच भी पैट्रियार्की जैसी है कि हां पुरुषों का ये काम नहीं है। यहां पे सबसे बड़ा इशू तो कल्चरल बिलीफ्स और मिसकंसेप्शंस का है। इसके बाद देखो एक कॉमन मिथ ये आता है कि वेसेक्टोमी करवाने से ना मेल की जो मस्कुलिनिटी है ना, मर्दानगी है, वो प्रभावित होगी। यहां पे मेल ईगो का भी कंसेप्ट आ जाता है। जैसे बॉलीवुड में डायलॉग्स भी ऐसे होते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द तो सबको होता है, लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता कहने का मतलब क्या है? मेल ईगो है यहां पे। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो वेसेक्टोमी के बारे में ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मिसबिलीव्स हैं, इलिटरेसी है, जिस वजह से मेल कम जाते हैं वेसेक्टोमी के लिए और महिलाओं के ऊपर ज्यादा बर्डन आता है। सरकार काफी सारी स्कीम्स चलाती है कैश इंसेंटिव वाली, उससे भी लोग अनजान रहते हैं और कई बार उन्हें यह लगता है, मतलब भरोसा नहीं होता, उन्हें लगता है कि जिन हेल्थ वर्कर से हम ये करवाएंगे कुछ गलत ना हो जाए, तो एक डर भी रहता है। समझ गए? तो क्या करना चाहिए?
कुछ सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है सेंसिटाइजेशन ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोर अवस्था में देखो स्कूल्स में अवेयरनेस और पीयर ग्रुप्स में डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। जो किशोर अवस्था होती है ना, अगर इस अवस्था में बच्चों को सिखाया जाए ना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में, तो वहां पे उनका फाउंडेशन बनेगा। समझ गए? अगर इस एज में प्रॉपर सेंसिटाइजेशन हो तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट जो है फिर जब वो बड़े होंगे तो उनका सही रहेगा, उनका विश्वास होगा जेंडर इक्वलिटी में। समझ गए? तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, लगातार देखो बिहेवियर चेंज करने के लिए आप एक कैंपेन चलाओ। मिथ्स को तोड़ना है ना, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में काफी मिथ्स हैं और उनको जो तोड़ना है ना, तो फिर लगातार कम्युनिकेशन के इनिशिएटिव्स हमें चलाने होंगे। वसेक्टोमी के बारे में मिथ्स देखो तभी टूटेंगे जब स्टिग्मा हटेगा। स्टिग्मा जैसे कि देखो वही चीज कि इससे सो कॉल्ड जो मर्दानगी है वो प्रभावित होगी। तो ये देखो मिथ्स तभी हटेंगे जब लगातार क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आएगी कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई सो कॉल्ड मर्दानगी खराब नहीं होगी। तो रिपीटेड कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, रिपीटेड एक्सपोजर होना चाहिए और मास मीडिया कैंपेन चलाए जाएं। जैसे देखो ब्राजील में चलाए गए, वहां पे ये कैंपेन चले तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स का यूज किया गया, लोकल लीडर्स का यूज किया गया, लोगों की सोच बदली। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश इंसेंटिव से संबंधित। देखो कंडीशनल जो कैश इंसेंटिव है ना, उनको इंक्रीज कर दिया जाए। जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव जरूर है। जैसे डेटा दिया जाता है, मध्य प्रदेश ने ना 2022 में कैश इंसेंटिव्स को 50% बढ़ा दिया था, तो इसके अच्छे परिणाम साबित आए, ज्यादा वसेक्टोमीज हुई। महाराष्ट्र ने भी 2019 में ऐसा किया था। रूरल ट्राइबल एरियाज में जब कैश इंसेंटिव ऑफर किए गए तो फिर बहुत सारे लोगों ने वसेक्टोमी को ऑप्ट किया। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो ये बोलते हैं राइटर, स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स और एक्सेसिबल वसेक्टोमी सेंटर्स होने चाहिए। होता क्या है, रूरल एरियाज में ना ट्रेन्ड वर्कर्स होते नहीं है। तो देखो जब क्वालिटी इंश्योर होगी ना, तभी ज्यादा लोग ऐसे प्रोसीजर्स को ऑप्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट को ना नॉन स्कैल्पल वसेक्टोमी, जो मैंने शुरुआत में बताई थी, जो एक एडवांस टेक्निक है जिसमें चीर फाड़ नहीं होता, सर्जिकल कट नहीं लगता, तो इस नॉन स्कैल्पल वसेक्टोमी को प्रमोट करना चाहिए। और सबसे लास्ट में है इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स। कंट्रीज जैसे कि देखो साउथ कोरिया है, भूटान है, ब्राजील है, इनका मॉडल हमें स्टडी करना चाहिए। यहां पे देखो पहले वसेक्टोमी को ज्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते थे, बट इन्होंने कैंपेन्स चलाए, अब वसेक्टमीज वहां पे सोशली एक्सेप्टेबल हैं। और साउथ कोरिया में देखो प्रोग्रेसिव जेंडर नॉर्म्स को अब फॉलो किया जाता है। भूटान में भी जो गवर्नमेंट रन कैंप्स है ना, वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहे हैं। तो ये सब सॉल्यूशंस हम अपना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमेशा कई बार हम पढ़ते हैं, जब भी कोई चीज सेंट्रलाइज होती है ना, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन मान लीजिए, तो काफी हल्ला होता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं कि सेंट्रलाइज करना चीजों को ठीक नहीं है। बट एक चीज अभी जो सरकार लेकर आई, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसकी तारीफ हो रही है। तारीफ क्यों हो रही है? देखो आपने भी ना कई बार गूगल में बहुत कुछ सर्च किया होगा, आपके सामने कोई रिसर्च पेपर आता है और आप ओपन करने की कोशिश करते हो, तो उसके ऊपर ना पेवाल होती है कि इतने पैसे दीजिए तब ये आर्टिकल खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो हमारे देश में ना अब देखो बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, खास करके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। उनके पास में ना इतने पैसे नहीं होते कि वो पब्लिशर्स के सब्सक्रिप्शन ले सकें और अपने स्टूडेंट्स को ना इन जर्नल्स को एक्सेस दिलवा सकें। इतने पैसे होते नहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास में बहुत बार। तो इसकी वजह से ना रिसर्च भी कॉम्प्रोमाइज होती है। जो रिसर्चर हैं उन्हें दूसरे रिसर्चर्स के जो जर्नल्स हैं वो पढ़ने होते हैं,
लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक्सेस ही नहीं होता। पैसे कौन दे इतने सारे? इवन देखो जो बड़े बड़े संस्थान है ना टीयर 1 सिटीज में भी, जैसे IISc टाइप के, इन्होंने भी ना मिलके क्या बना लिया, कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने ना मिलके एक कंसोर्टिया बना लिया। कंसोर्टिया क्यों बना लिया? ताकि ना ये जो जर्नल्स है ना, पब्लिशर्स है जिनके ऊपर जर्नल पब्लिश होते हैं, जैसे एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है या फिर विली है, तो ये क्या है, ये पब्लिशर्स है जहां पे जर्नल्स पब्लिश होते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। तो इनके साथ में ना हमारे देश के कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने ना मिल के नेगोशिएट करना स्टार्ट किया ताकि अच्छे प्राइस मिल जाएं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे फार्मर्स भी कई बार फार्मर प्रोड्यूसिंग ग्रुप बना लेते हैं ना, ताकि मिल के सीड्स वगैरह परचेज कर सकें, सस्ते मिलेंगे। तो उसी प्रकार से टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने भी अपना एक कंसोर्टिया बना लिया ताकि इन पब्लिशर से मिल के बार्गेनिंग की जा सके, सस्ता प्लान मिल जाएगा। और ऐसा ही यूजीसी के कुछ दूसरे संस्थानों ने भी कर दिया। लेकिन फिर भी देखो ये जो पब्लिशर्स थे ना बहुत हाईफाई रेट ले रहे थे, और जैसा मैंने आपको बताया टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स तो एक्सेस फिर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने सोचा क्यों ना हम ही नेगोशिएट कर लें इन बड़े बड़े पब्लिशर के साथ में, और पूरे देश की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है ना उनको इन जो पब्लिशर्स की वेबसाइट है यानी रिसर्च पेपर्स की एक्सेस है वो हम दिलवा दें। तो यही कंसेप्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी सरकार अकेला नेगोशिएट करेगी खुद से इन पब्लिशर्स के साथ में, और पूरे देश की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही प्लान मांगेगी कि भैया हमसे इतना पैसा ले लो, फॉर एग्जांपल 6,000 करोड़ रुपए, और हमारे देश की सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को आप एक्सेस दे दो अपने रिसर्च पेपर्स का, जर्नल्स का। सरकार खुद से करेगी तो जाहिर तौर पे सरकार की भी नेगोशिएशन पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि पूरे देश के लिए सरकार नेगोशिएट कर रही है। तो अब इसका फ़ायदा देखो ये होगा, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको भी इस प्लान का फ़ायदा मिलेगा। वो भी रिसर्च करते वक्त बाकी रिसर्चर्स के रिसर्च पेपर देख सकते हैं, उनकी जो रिसर्च है वो और ज़्यादा रिफाइन होगी, हमारे देश में इनोवेशन और ज़्यादा आएगी, रिसर्च और ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये फ़ायदे हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान के। तो इस चीज़ में सेंट्रलाइजेशन का जो विरोध है, विरोध के बजाय समर्थन हो रहा है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जो आइडिया है, पहली बार देखो 5th ड्राफ्ट ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 में रखा गया था, और अब 4 साल बाद कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद देखो राइटर कुछ चैलेंजेस भी बताते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है ना, ये सिर्फ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के लिए नहीं है। मतलब जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट किसी इशू पे रिसर्च करना चाहते हैं उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, समझ गए। दूसरा पॉइंट, सरकार ने एलोकेट किए 6,000 करोड़ रुपए इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए। देखो ऑलरेडी हमारा देश साइंस एंड टेक पे काफ़ी कम खर्च करता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा 6,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम है, उसका एक बड़ा हिस्सा अगर सिर्फ प्लान लेने में चला जाएगा तो साइंस एंड टेक, साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, बाकी चीज़ों पे तो सरकार फिर और ज़्यादा खर्च करेगी। ये दिक्कत है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है, ये पूरा जो मॉडल है ना, ये पूरा मॉडल ही खराब है। कई बार होता ऐसा है, पब्लिक फंडेड रिसर्च होती है, मतलब सरकार रिसर्च के लिए पैसा देती है और उस रिसर्च के बेस पे जो पेपर पब्लिश होता है ना, उस पेपर को देखने के लिए पब्लिशर पैसा चार्ज करते हैं। पूरे मॉडल में ही घोटाला है। असल में देखो दूसरे अल्टरनेटिव्स सरकार को प्रमोट करने चाहिए थे। जैसे एक है ग्रीन मॉडल। ग्रीन मॉडल में क्या है, मान लीजिए कोई रिसर्चर है प्रिया ने क्या किया, प्रिया एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च करती हैं, तो रिसर्च करके उन्होंने ना अपना रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पे पब्लिश करवा दिया। हो सकता है इसे डिले के साथ ओपन कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद सबके लिए अवेलेबल, या फिर 12 महीनों के बाद में सबके लिए अवेलेबल, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई रिपोजिटरी है वहां पे उन्होंने इसे पब्लिश करवा दिया। और ये जो कॉमर्शियल पब्लिशर हैं
वहां पे इन्होंने पब्लिश नहीं करवाया। तो कितना बढ़िया है। प्रिया का जो रिसर्च पेपर है वो सबके लिए ओपन है, 6 महीने के बाद में या फिर 12 महीने के बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड रिपोजिटरी में उन्होंने पब्लिश करवा दिया। ये है ग्रीन मॉडल। फिर है डायमंड ओपन एक्सेस मॉडल। डायमंड ओपन एक्सेस मॉडल में क्या होता है, ये जो पब्लिशर्स है ना, उनको देखो सरकार से पैसा मिलता है या फिर कहीं और से ग्रांट मिलती है, लेकिन पब्लिशर पेपर पब्लिश करने के लिए ना तो ऑथर को चार्ज करते हैं और ना ही रीडर को चार्ज करते हैं। दोनों को चार्ज नहीं करते, बस उन्हें सीधा सरकार की तरफ से या फिर कहीं और से ग्रांट मिल जाती है और उस ग्रांट की सहायता से वो अपना खर्चा चलाते रहते हैं और पेपर पब्लिश करते रहते हैं। रीडर के लिए भी ओपन है। ये है डायमंड ओपन एक्सेस मॉडल। तो देखो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बन सकता था इस मामले में, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी गरीब देशों की प्रॉब्लम है, सभी डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम है। इसलिए इंडिया को मॉडल ही चेंज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, बजाय 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए एक्सेस करने के। इसके अलावा देखो इश्यूज और भी हैं। इश्यूज जैसे कई बार देखो, अब मान लीजिए प्रिया ने तो पैसे दे दिए रिसर्च पेपर को देखने के लिए, पब्लिशर की वेबसाइट पे रिसर्च पेपर पेड था, प्रिया ने 500 रुपए दे दिए उस रिसर्च पेपर को देखने के लिए, लेकिन बाद में प्रिया को महसूस हुआ अरे ये रिसर्च पेपर तो फ्री में अवेलेबल है किसी दूसरी वेबसाइट पे। तो ये भी एक दिक्कत है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो पब्लिशर है ना, फ्री में अवेलेबल चीजों को भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता रिसर्चर्स को, इस वजह से वो गलती से परचेज कर लेते हैं। सरकार इस चीज को कैसे एड्रेस करेगी? और बहुत सारे जो पब्लिशर है ना, वो तो देखो प्रीडेटरी पॉलिसीज अपनाते हैं। प्रीडेटरी पॉलिसीज मतलब शुरू में तो बल्कि बड़ी बड़ी फेंकेंगे कि भाई हमारा प्लान ले लो, ये फायदे होंगे, लेकिन एक बार रिसर्चर ने प्लान ले लिया तो उसके बाद कोई सर्विस नहीं, और बाद में प्लान लेने के बाद पता लगा कि कुछ खास रिसर्च पेपर है ही नहीं इनकी वेबसाइट पे, और फंस गया तो बेचारा रिसर्चर इनका प्लान लेके। और बाद में इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, स्कॉलर्स की इंटीग्रिटी से और कौन से रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं इनकी वेबसाइट पे उनको लेके कोई इनकी नीति नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देते। तो ये होते हैं प्रीडेटरी पब्लिशर्स, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। आजकल तो देखो एक और अच्छा मॉडल चल रहा है, प्री प्रिंट पेपर्स। जब कोई रिसर्च अपना पेपर पब्लिश करवाता है ना, उससे पहले वो पीयर रिव्यू के लिए पब्लिश कर देता है। अब पीयर रिव्यू के लिए उसने पब्लिश किया तो वो वहीं पे फ्रीली अवेलेबल हो गया उस रिसर्चर का रिसर्च पेपर, तो वहां से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। कहने का मतलब देखो ये है कि बहुत सारे दूसरे अल्टरनेटिव्स थे जो पहले एक्सप्लोर करने चाहिए थे सरकार को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान से पहले। और फिर लास्ट में एक कंसर्न ये भी जाहिर किया जाता है कि देखो जैसे सरकार ने 30 पब्लिशर्स का प्लान ले लिया पूरे देश की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन 30 में से अब कुछ पब्लिशर ऐसे होंगे जो समय के हिसाब से इररिलेवेंट हो जाएंगे। जैसे कुछ कोचिंग सेंटर इररिलेवेंट हो जाते हैं ना समय के हिसाब से, वो आज नहीं चलते, तो वैसे ही कुछ रिसर्च पेपर तो पुराने हो जाएंगे। अब मतलब वो पब्लिशर नहीं चलेंगे, अब वो उनमें क्वालिटी नहीं रही, तो उनको निकालना, और कुछ नए आ जाएंगे पब्लिशर जहां पे बढ़िया बढ़िया रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं और बहुत अच्छी वो क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, तो उन पब्लिशर्स को लाना, ये कैसे समय के हिसाब से चेंज होता रहेगा? क्या सरकार ने ये सोचा है या नहीं सोचा है? तो ये सारे कुछ कंसर्न्स थे जो हमने डिस्कस किए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस का है, वेस्ट एशिया में अगर वार एक्सपेंड होता है ना, तो इंडिया के इंटरेस्ट पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, इस इशू से संबंधित ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले साल से ना वार चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। बाद में देखो दूसरे बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं ना इस वार में इन्वॉल्व हो गए, जैसे लेबनान से हिजबुल्लाह, इसके अलावा और बहुत सारे ग्रुप, अंसार अल्लाह, ये येमेन का एक मिलिटेंट ग्रुप है जिनको हौथीज के नाम से जाना जाता है, इराक मिलिशियास, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। तो ऐसे काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं अभी इन्वॉल्व हैं वार में। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई, लेबनान में इजराइल की फोर्सेस जो गई हुई थी ना
हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए। तो लेबनान का इजराइल के साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है 2-3 दिन पहले। लेकिन कंसर्न ये है कि पीस एग्रीमेंट यानी सीज फायर साइन होने के बाद में दोनों के दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ये सीज फायर के नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हो। जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं सीज फायर के एग्रीमेंट में, आप उनका वायलेशन कर रहे हो। तो अगर देखो ये टूटता है ना, ये सीज फायर वाला एग्रीमेंट किन के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में, तो देखो डेफिनेटली फिर तो वार जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। क्योंकि ना ईरान और इजराइल के बीच में भी एस्केलेशन देखने को मिला था, और अंतिम जो वार है वो इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है। और ईरान में भी ना रह रह के आवाज़ें आती रहती हैं कि इजराइल को जवाब दिया जाए। ईरान में भी ना ग्रुप्स बटे हुए हैं, कुछ मॉडरेट्स हैं, कुछ लिबरल हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ हार्ड लाइनर हैं। तो जो हार्ड लाइनर है ना वो ये मांग करते रहते हैं कि ईरान इजराइल को जवाब दे और पूरी तरह से युद्ध करे इजराइल के साथ में। तो ये सिचुएशन है आज के समय में। एक तरफ जब लेबनान का इजराइल के साथ में सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट हुआ तो कुछ एक्सपर्ट्स उम्मीद भी जताने लगे शायद अब गजा में भी पीस आ सकती है। लेकिन देखो ऐसा अभी होना दूर है। इंडिया की बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वार एक्सपेंड हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो सकता है और ज़्यादा, इससे इंडिया को क्या नुकसान है? इंडिया को देखो काफ़ी नुकसान है। इंडिया को नुकसान ये है क्योंकि ना इस वार से पहले आप देखिए क्या हो रहा था। 2023 से पहले इजराइल और यूए के बीच में अब्राहम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए थे। इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी रिश्ते नॉर्मलाइज होने लगे थे। तो ये पूरा रीजन ईरान को छोड़ के और ईरान के मित्र देशों को छोड़ के इंटीग्रेट हो रहा था, और इसका रिजल्ट दिख रहा था जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। अब वो कॉरिडोर बनता तो सबको फायदा होता जाहिर तौर पे, लेकिन ये युद्ध स्टार्ट होने के बाद में कॉरिडोर जो है खतरे में है। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, वार एक्सपेंड हो रहा है तो देखो गल्फ रीजन में जब अशांति आएगी तो गल्फ रीजन में तो हमारा इतना डायस्पोरा काम करता है। यहां पर देखो 2023 में ना इंडिया सबसे बड़ा वो देश था जहां से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स गए दूसरे देशों में काम करने के लिए या फिर दूसरे पर्पजेज के लिए। 18.7 मिलियन इंडियंस जो देश के बाहर रह रहे हैं, और इन 6 गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में इंडियंस की संख्या है 9 मिलियन, 90 लाख। एक तरफ देखो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा इंडियन है, और दूसरी तरफ इसी गल्फ कोऑपरेशन रीजन में, काउंसिल में। और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो देखो गल्फ कंट्रीज में भी यूएई में है। 35-36 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से 15,000 के आसपास तो पीआईओ हैं, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सऊदी अरेबिया में दूसरे नंबर पे 25 लाख, कुवैत में 10 लाख, कतर में 8,40,000, ओमन में 6,90,000, इस प्रकार से हैं। अब देखो ये जो भारतीय हैं ना वहां पे रह के काम करते हैं और बहुत जबरदस्त रेमिटेंस भारत में भेजते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। 2023 में इंडिया ने ना पूरे वर्ल्ड में जो भारतीय रहते हैं ना अलग अलग हिस्सों में, वहां से इंडिया ने $120 बिलियन प्राप्त किए रेमिटेंस की फॉर्म में, और 30% तो अकेले गल्फ रीजन से आए, जिसमें अकेले यूएई ने कंट्रीब्यूट किया 18%। तो ये सब खतरे में है। अगर देखो ये वार एक्सपेंड होता है तो इंडिया की रेमिटेंस भी खतरे में है, और भारतीयों को फिर वहां से लाना पड़ेगा भारत में। जैसे पास्ट में काफ़ी बार हमने देखा बड़े स्केल पे जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कुवैत वार स्टार्ट हुआ था 1991 में, अक्षय कुमार की मूवी है। 1,80,000 भारतीयों को उस समय लाया गया था। एयरलिफ्ट मूवी है ना अक्षय कुमार की। इसके अलावा अलग अलग टाइम पे इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, इराक, येमेन, यहाँ से सरकार जो है ऑपरेशन चला चुकी है भारतीयों को वापस लाने के लिए, क्योंकि वहां पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। जैसे अरब स्प्रिंग, लोग जो थे वो सड़कों पे आ गए थे अरब स्प्रिंग के दौरान मोनार्कीज के अगेंस्ट। फिर कोविड-19 की महामारी आई, उस समय भी वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था फंसे हुए भारतीयों को वापस देश में लाने के लिए। तो देखो वार एक्सपेंड होता है तो इसी प्रकार का मिशन चलाना पड़ेगा। जॉब जाएगी भारतीयों की, रेमिटेंस जो मिलती थी वो भी कम हो जाएगी।
और ये जो रेमिटेंस है ना, ये भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 3% कंट्रीब्यूट करती है, 3% ऑफ जीडीपी। तो इसको नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा नुकसान देखो ट्रेड को भी पहुंचेगा और एनर्जी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। जैसे ये जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के देश है ना, ये इंडिया के टॉप 50 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया। यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सऊदी अरेबिया इंडिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएई का इंडिया के साथ ट्रेड एनुअली $83.65 बिलियन, सऊदी अरेबिया के साथ $42.97 बिलियन। तो ट्रेड भी कॉम्प्रोमाइज होगा। बाकी काफ़ी सारे देशों के साथ में ट्रेड बताया गया है। इराक के साथ $33 बिलियन, कतर के साथ 14, कुवैत के साथ 10, टर्की के साथ में $10.43 बिलियन। तो ये सब है, सारे तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टॉप के याद होने चाहिए। इवन ईरान, सीरिया, लीबिया, इनके साथ भी अच्छा खासा ट्रेड था, लेकिन जैसे जैसे सिविल वार स्टार्ट हुआ या फिर सैंक्शंस लगे, इंडिया का इन देशों के साथ में ट्रेड कम होता गया। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो वैसे तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण इंडिया का मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर में ऑयल डिपेंडेंस कम हुआ है, लेकिन 2023-24 में भी इंडिया ने जितना हाइड्रोकार्बन्स इंपोर्ट किए थे ना, 50-60% तो अभी भी इसी रीजन से किए थे। तो ऐसा नहीं है कि अब पूरी तरह से इंडिया काम चला लेगा अपना अगर यहाँ पे तेल की सप्लाई बंद होती है, नहीं। आज भी इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये इंडिया को सप्लाई करने वाले वो देश हैं जो टॉप 5 में आते हैं। रशिया से इंडिया आज के समय में सबसे ज़्यादा तेल परचेज कर रहा है और 5वें नंबर पे यूएस है, और बीच के 3 देश इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसके अलावा कतर, कुवैत, ओमान, इनसे भी इंडिया तेल परचेज करता रहता है। फिर बात की जाती है बिजनेस टू बिजनेस टाइज काफ़ी हैं। अगर कन्फ्लिक्ट एक्सपेंड होता है तो देखो गल्फ रीजन से जो इन्वेस्टमेंट आती है ना, खास करके यूएई से, सऊदी अरेबिया से और ओमान से, यहाँ से इंडिया को काफ़ी एफडीआई मिलती है। तो वो एफडीआई प्रभावित होगी अगर कन्फ्लिक्ट एक्सपेंड होता है। तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं इस रीजन में अपना बिजनेस कर रही हैं, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा देखो इजराइल इंडिया का टॉप डिफेंस पार्टनर है। अगर इजराइल का युद्ध इंक्रीज हुआ तो इजराइल फिर हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पे उसे खुद को जरूरत पड़ेगी। वो सारी एनर्जी उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्शन पे लगाएगा जिनकी उसे जरूरत है वार में। इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ में जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डिस्कस की है हाल फिलहाल में, जैसे यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इजिप्ट के साथ में। तो इन पे भी खतरे के संकट आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि वेस्ट एशिया में अगर युद्ध एक्सपेंड होता है तो इंडिया के इंटरेस्ट इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले देखो जेंडर डिस्पैरिटी इन स्टेरिलाइजेशन वाला इशू था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पहले तो देखो वेसेक्टोमीज ज़्यादा होती थी 1966 से लेकर 70 के बीच में। टोटल स्टेरिलाइजेशन में वेसेक्टोमी यानी मेल स्टेरिलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन 80.5% था। लेकिन लेटेस्ट जो डेटा सामने आया ना फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें मेल स्टेरिलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.3% रह गया। ऐसा देखो इसलिए हुआ, ये सारे बैरियर हैं, मेल ईगो, इलिटरेसी, मिसकंसेप्शन अबाउट लिबिडो, फैमिली ओपोजिशन, स्किल्ड प्रोवाइडर्स की कमी, पैट्रियार्की वाली सोच, ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वेसेक्टोमीज की कम होने की वजह से। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अर्ली इंटरवेंशन करो, स्कूल में ही बच्चों को सिखाओ और लगातार कम्युनिकेशन रखो। क्रेडिबल सोर्सेज से कम्युनिकेशन आएगा तब मिथ टूटेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव बढ़ाओ, जैसे मध्य प्रदेश में बढ़ाया। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाओ, जैसे साउथ कोरिया, ब्राज़ील और भूटान में अपनाई गई। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। फिर देखो ये गजा वार वाला इशू हमने डिस्कस किया था। ऐसे वेस्ट एशिया में वार एक्सपेंड होता है तो इंडिया के इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। हमने पूरा डेटा डिस्कस किया इसमें कि हमारा डायस्पोरा वहाँ पे है। 90 लाख भारतीय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों में रहते हैं। यूएई में सबसे ज़्यादा 35 लाख के आसपास। हमें रेमिटेंस यहाँ से मिलती है। वो रेमिटेंस देश की जीडीपी में, देश के फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं। और अगर वार बढ़ता है तो हमें भारतीयों को वहाँ से लाना पड़ेगा, जैसे पास्ट में इंडिया लेके आया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि एनर्जी सिक्योरिटी में ये देश कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया का अच्छा खासा ट्रेड है, बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट आती है। और इजराइल जैसे देश जो इंडिया के डिफेंस पार्टनर हैं, वो डिफेंस की सप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर युद्ध बढ़ता है तो।
फिर हमने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला आर्टिकल भी डिस्कस किया। इससे फ़ायदा होगा, रिसर्च में फ़ायदा होगा, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा होगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनकी रिसर्च रिफाइन होगी जब वो इस प्लान का फ़ायदा उठाएंगे। 6,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हमने डिस्कस किए कि सरकार को ओपन एक्सेस वाला मॉडल ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए था, डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ बननी चाहिए थी भारत को। और दूसरा, फिर दूसरे अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे प्री प्रिंट रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने से पहले रिसर्चर जो हैं अपने पीयर ग्रुप के रिव्यू के लिए ओपन कर देते हैं, तो वहाँ से एक्सेस हो सकता है आर्टिकल्स। और बहुत सारे जो पब्लिशर हैं वो प्रीडेटरी होते हैं, मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और पब्लिक फंडेड रिसर्च को बेचना पब्लिशर के द्वारा कॉमर्शियली वो गलत है। तो कुछ मॉडल्स भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे ब्लू मॉडल, डायमंड मॉडल, ग्रीन मॉडल, डायमंड मॉडल, वो सब हमने डिस्कस किए थे। उन पे भी सरकार फोकस कर सकती थी। जैसे देखो, ग्रीन मॉडल में क्या था कि रिसर्चर ना आर्टिकल लिखने के बाद में, जर्नल लिखने के बाद में अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह की वेबसाइट पे पब्लिश कर दें। डायमंड मॉडल में ये होता था कि जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो ऐसे पब्लिशर से पब्लिश करवाओ जो ना तो ऑथर से पैसे लेगा आर्टिकल पब्लिश करवाने के, ना ही रीडर से। सरकार से या तो ग्रांट ले लेगा या फिर कहीं और से। तो ऐसे मॉडल सरकार को प्रमोट करने चाहिए थे और सरकार ने अब ये ले लिया है। 6,000 करोड़ बड़ी रकम है, वैसे भी सरकार रिसर्च पे कम खर्च करती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा अब इस प्लान में, तो ये भी कंसर्न की बात है। तो ये पूरे आर्टिकल्स आज 3 हमने डिस्कस किए। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। फैमिली प्रोग्राम वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना सबसे फर्स्ट, उससे संबंधित ये आर्टिकल है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।